नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। मैं हूं सुशील बहुगुणा। कौन होगा जिसे अपने भविष्य की चिंता नहीं होती? हम सबको अपने भविष्य की चिंता होती है और हम सब इसके लिए कोई ना कोई इंतजाम पूरे जीवन भर करते रहते हैं। और इसी को लेकर सरकारें भी चिंतित रहती हैं, क्योंकि लोगों की जो जिंदगी की तमाम परेशानियां हैं उस सब के बीच भविष्य में जब लोग रिटायर हो जाएं तो उसके बाद वो क्या करेंगे, कैसे वो खाएंगे, कैसे अपना परिवार चलाएंगे, इसकी चिंता में लोग रहते हैं। तो ये बड़ी बात है कि कैसे उसके बाद जो है अपना इंतज़ाम परिवार का किया जाए, घर का किया जाए, रोजी रोटी का किया जाए। इसे लेकर तमाम तरह के निवेश होते हैं और एक हल सरकार भी करने की कोशिश करती है पेंशन के जरिए। और इसका मकसद है रिटायरमेंट के बाद एक नियमित राशि व्यक्ति के पास आती रहे। पेंशन शब्द के साथ वैसे तो सरकारी नौकरी ध्यान में आती है, खासतौर पर ओल्ड पेंशन स्कीम की जब हम बात करें, लेकिन ये ओल्ड पेंशन स्कीम जनवरी 2004 में बंद कर दी गई। दरअसल सरकार पर उस पेंशन स्कीम का आर्थिक बोझ बहुत बढ़ता दिखा और इसी को देखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार न्यू पेंशन स्कीम लेकर आई, जो सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक विकल्प बनी। यानी निजी नौकरियां करने वाले लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये स्कीम बाजार के जोखिमों के अधीन है और दूसरा, इसमें कर्मचारी को भी अपना अंशदान देना होता है, लिहाजा इसकी काफ़ी आलोचना हुई। कई जगह ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने की मांग उठी। हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल भी कर दिया गया, लेकिन आर्थिक जानकार इस पर सवाल उठाते रहे हैं। इन तमाम सवालों के बीच मोदी सरकार एक और नई स्कीम लेकर आई है। कल ही इसका ऐलान हुआ। यह है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस। दावा किया गया है कि इसमें न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम दोनों की खूबियां शामिल हैं। ये स्कीम 2023 में तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अगुवाई में बनी एक कमेटी की सिफारिश पर तैयार हुई है। टीवी सोमनाथन अब कैबिनेट सचिव हैं और उनकी कमेटी ने देश के अलग अलग राज्यों में 100 से ज़्यादा बैठकों के आधार पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की सिफारिश की। सरकार ने कल इसका ऐलान किया। हम लोग में हम आज बात करेंगे कि क्या पेंशन की टेंशन इस स्कीम के साथ खत्म हो गई है, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये स्कीम है क्या, इसकी खास बातें क्या हैं जिनका सरकार ने ऐलान किया है। तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो लागू कब होगी? 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसका फ़ायदा केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। अभी केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए लागू की है। राज्य सरकार भी इसमें शामिल हो सकती हैं और अगर वो शामिल होती हैं, सभी राज्य सरकारें, तो 90 लाख इसके जो फ़ायदा लेने वाले लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनकी तादाद हो जाएगी। लेकिन वो बाद की बात है, क्योंकि उससे पहले काफ़ी राजनीति भी है। तो इसमें और क्या खास बात है? एक निश्चित पेंशन का आश्वासन है, जो सबसे बड़ी बात है कि एक निश्चित पेंशन मिलेगी। न्यूनतम 25 साल अगर सेवा की सरकारी, तो रिटायरमेंट से पहले का जो साल है, उससे पहले के जो 12 महीने हैं, उस दौरान जो औसत मूल वेतन है उसका 50% आपको रिटायरमेंट पर मिलेगा। और इसके ऊपर महंगाई दर का जो फायदा है वो भी डियरनेस अलाउंस का वो भी मिलेगा, यानी पेंशन में डियरनेस अलाउंस भी लागू होगा, उस हिसाब से वो बढ़ेगी। 10 से 25 साल की सेवा है, यानी न्यूनतम 10 साल होनी चाहिए। अगर 10 से 25 साल की सेवा है तो उसी अनुपात में पेंशन मिलेगी। 10,000 रुपये न्यूनतम पेंशन ज़रूर मिलेगी अगर 10 साल की सेवा किसी ने की है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कर्मचारी जो पेंशन ले रहा है वो न रहे, तो परिवार को भी एक निश्चित पेंशन मिलेगी। और वो पेंशन कितनी होगी? कर्मचारी की जो अंतिम पेंशन है उसकी 60% रकम परिवार को मिलेगी। और इसमें भी महंगाई के हिसाब से इजाफा होगा, यानी महंगाई का जो कंपोनेंट है वो इसमें जाएगा, क्योंकि जिस तरह से महंगाई दर बढ़ती है तो पैसे की कीमत कम होती है, तो पेंशन जो है आदमी को कम ना पड़े, इसलिए उसको उसमें एडजस्ट किया जाएगा। रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि भी मिलेगी, उसका भी एक इक्वेशन सरकार ने दिया है, उसका एक कैलकुलेशन है। ग्रेच्युइटी मिलेगी, ये एक मुश्त राशि के अलावा होगी। कर्मचारी का, ये बड़ी खास बात है, कर्मचारी का अंशदान इसमें होगा, ज़रूर होगा, जो ओल्ड पेंशन स्कीम में नहीं था, और वो मूल वेतन का 10% होगा हर महीने। और सरकार इसमें जो अपना योगदान देगी वो मूल वेतन का 18.5% होगा। सरकार ने योगदान काफ़ी बढ़ाया है अगर हम एनपीएस से तुलना करें तो। कर्मचारियों को यूपीएस या एनपीएस, इन दोनों में से किसी एक पेंशन स्कीम को चुनने का विकल्प होगा। तो ये फ़ायदे हैं यूपीएस के। अब ये एनपीएस क्या है? एनपीएस हमने आपको बताया 1 जनवरी 2004 से लागू हुई, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने लागू की, जब ये देखा गया कि पेंशन का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उसमें योगदान सरकार के अलावा किसी का नहीं है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह न्यू पेंशन स्कीम आई, लेकिन उसमें कोई निश्चित पेंशन का आश्वासन नहीं है,
क्यों? क्योंकि वो बाजार के जोखिमों के अधीन है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, और इसमें कर्मचारी को अपना अंशदान देना होता है, जैसा कि यूपीएस में भी है। 10% मूल वेतन का अंशदान कर्मचारी इसमें देता है एनपीएस में, और सरकार इसमें 14% अंशदान देती है। यानी 14%। अब जो यूपीएस है उसमें आप देखेंगे तो बढ़ के 18.5% हो गया। तो यूपीएस में सरकार ने अपना अंशदान बढ़ाया है। इसमें निवेश की स्कीम चुनने का भी विकल्प है, क्योंकि बाजार के जोखिमों के अधीन है, इसलिए जो कर्मचारी है या सरकारी या निजी, वो चुन सकता है कि वो कौन सी स्कीम चुने जिसमें जोखिम कम हो, तो उस हिसाब से उसको अपनी पेंशन मिलेगी बाद में। और ये सबसे बड़ी बात है। और बाजार के जोखिमों के कारण इसकी काफ़ी आलोचना भी हुई कि अगर बाजार गिरता है तो इसका नुकसान होगा। तो कोई निश्चित रकम इसमें नहीं है, और कम जोखिम से अधिक जोखिम तक की तमाम स्कीम है इसमें, जिनको चुनने का विकल्प दिया जाता है। और इसके लिए लोग खुद नहीं लगाते हैं पैसा, पेंशन फंड मैनेजर्स होते हैं, सरकार जो है उन्हें तय करती है, और बहुत ही विशेषज्ञ लोग होते हैं, और उनके ज़रिए इस पैसे का निवेश बाजार में होता है, जिससे कि बाद में एनपीएस आपकी बनती है। अब ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको लेके सबसे ज़्यादा सियासत पिछले कई साल से हो रही है, हमने आपको बताया शुरू से रही, लेकिन 1 जनवरी 2004 के बाद जो कोई नियुक्त हुआ सरकारी कर्मचारी में, उसके लिए पेंशन बंद हो गई। आखिरी मूल वेतन का 50% इसमें पेंशन मिलता है। जो खास बात है, इसमें एक निश्चित रकम मिलती है, वो है आखिरी मूल वेतन का 50%। यानी इसमें भी आश्वासन था। पेंशन में महंगाई दर के हिसाब से इजाफा इसमें भी होता है, डियरनेस अलाउंस के हिसाब से। और पहले से पेंशन के लिए राशि संग्रह नहीं होता, मतलब कर्मचारी को अपनी जेब से कोई पेंशन के लिए पैसा नहीं देना था, जो एनपीएस और अब यूपीएस में देना पड़ेगा। तो कर्मचारी का अंशदान नहीं है, इसलिए ये बहुत फायदे की स्कीम थी। यानी आप एक बार सरकारी नौकरी में आ गए तो उसके बाद आपको अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं देना है। ये पैसा जो पेंशन का है, ये भी सरकार ही तय करेगी, सरकार ही देगी। उसके लिए एक अलग सरकार का फंड जो भी होता है, लेकिन वो सरकारों पर बहुत ज़्यादा बोझ उसका पड़ रहा था, और ये धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि इतना पेंशन सरकार जो है वो नहीं झेल सकती उसका बोझ, क्योंकि वो आर्थिक बोझ बहुत ही ज़्यादा था। इस तमाम मुद्दे पर सियासत भी कम नहीं हो रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो कहा कि यूपीएस स्कीम जो है, इसमें यू का मतलब है मोदी सरकार का यू टर्न, और इसके साथ ही उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, वक्फ बिल, ब्रॉडकास्ट बिल और लेटरल एंट्री जैसे तमाम मुद्दे गिना दिए। कहा कि सरकार ने इन पर यू टर्न किया है। कांग्रेस के अलावा और भी नेता हैं जिन्होंने यूपीएस पर सवाल उठाने में कोई देरी नहीं की। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो इस मुद्दे पर क्या करें, आइए सुनते हैं। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या बुराई थी? कर्मचारी तो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहा है। आप न्यू पेंशन स्कीम लाए थे जिसको स्वीकार नहीं किया। अब आप यूनिफाइड, अरे नाम बदलने में तो भाजपा माहिर है। हमारा ये कहना है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, वो बहाल हो, ये बहाल कर दें, वरना जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। कर्मचारी हमारी नीतियों को क्रियान्वित करते हैं, उनके भविष्य को, उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षा देना सरकार की गारंटी है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम से कम कुछ स्वीकार्य नहीं। और बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आज मोर्चा संभाला। उन्होंने इस मुद्दे पर कांग्रेस से ही कई सख्त सवाल कर दिए। भारत सरकार के लगभग 23% कर्मचारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन तय हो गया। 50% एश्योर्ड पेंशन का मतलब क्या हुआ? आपके रिटायरमेंट के साल के 12 महीने का जो एवरेज होगा, उसका 50% मिलेगा आपको। अगर आप 25 साल की सेवा पूरी किए तब इसका पूरा लाभ मिलेगा। अगर उससे कम की सेवा हुई तो जो प्रोपोर्शनेट होता है उसके अनुसार मिलेगा। समय के अनुसार महंगाई बढ़ती है, उसका इंडेक्सेशन होता है डियरनेस में, अलाउंस में, तो उसकी भी चिंता करने का प्रावधान हुआ है। अगर आप गुजर गए तो आपके परिवार को भी 60% का फैमिली पेंशन मिलेगा। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कई खास मेहमान। हमारे साथ हैं केंद्र सरकार में पूर्व सेक्रेटरी अजय दुआ साहब, हमारे साथ हैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा जी,
और हमारे साथ हैं अर्थशास्त्री मुकेश मोहन, और कुछ ही देर में हमारे साथ बाजार के जानकार वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार भी शामिल होंगे। तो सबसे पहले सवाल अजय जी आपसे ही, आप केंद्र सरकार में वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और आपके सामने इस तरह की तमाम बहस चली हैं, ओपीएस, एनपीएस और अब यूपीएस। इस स्कीम को जो अब केंद्र सरकार लेकर आई है, कर्मचारियों के हित के लिहाज से आप कैसा मानते हैं? भोगना जी, धन्यवाद, आपने मुझे इस चर्चा में बुलाया। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पहले नई योजना में जो 2005 से लागू की गई है, उसमें जो अनसर्टेनिटी थी वो निकल गई है नई योजना में। अब सरकार ने सबको आश्वासन दिया है कि आपको निश्चित पेंशन मिलेगी 50%, आपको निश्चित, उसके साथ फैमिली पेंशन 60% कर दी गई है, और निश्चित मिनिमम पेंशन, न्यूनतम पेंशन अगर 10 साल की नौकरी की है तो आपको 10,000 रुपये पक्के मिलेंगे। उसके साथ साथ इंडेक्सेशन बेनिफिट जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स को लागू होता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, वो उसका डीए उस प्रमाण से दिया जाएगा, और हर 6 महीने की नौकरी के की जग को गिनते हुए आपको ग्रेच्युटी जैसी चीज़, उसको ग्रेच्युटी, पहली वाली ग्रेच्युटी रहेगी, पर 3 दिन की आपकी जो सैलरी है वो हर 6 महीने की नौकरी में आपके लिए जमा की जाएगी। और अगर आपने 15 साल के बाद रिटायर हुए तो आपको 3 दिन मल्टीप्लाइड बाय 30, तो 90 दिन का आपको एक पैकेज वो भी अलग दिया जाएगा। तो पहले की तुलना से जो एनपीएस था, नई योजना, उसके अंदर यह एश्योरेंस या निश्चित कोई भी चीज़ देना कठिन था, कारण वो बाजार का कि आप जहाँ पे इन्वेस्ट किया है, इक्विटी है या कोई और सिक्योरिटी है जो मार्केट लिंक्ड है, उसके ऊपर अवलंबित था। अब वो नहीं होगा। तो ये मैं कहूँगा सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ है एम्प्लॉयज़ को। और सरकारी नौकर में कहना चाहूँगा, मैं अपने आप 37-38 वर्ष रहा हूँ, हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। हमें जो पक्का मिल रहा है हम वो लेने, वो क्या है हमें वो निश्चित रूप से पहले बताना रहा हो और उसी अनुसार हमें मिले, हम बहुत खुश रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है कि बहुत लोग रिस्क लेने को तैयार होती है, तभी इस योजना में एनपीएस के अंदर बहुत प्राइवेट लोगों ने भी हिस्सा लिया हुआ है। ये कहने के बाद मैं एक चीज़ और बस कहना चाहूँगा, ये योजना जरूर एनपीएस से अच्छी है, पर ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उससे कितनी अच्छी है या कितनी बेटर है वो देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। उसमें भी 50% पेंशन मिलती थी एवरेज सैलरी फॉर पिछले 12 महीने के लिए। उसमें भी फैमिली पेंशन थी, एश्योर्ड पेंशन थी, मिनिमम पेंशन शायद नहीं थी, पर वहाँ भी मिनिमम नौकरी के बाद ही आपको पेंशन मिलती थी। इस बारे में तो सर आपसे बेहतर कौन बताएगा, आप ओल्ड पेंशन स्कीम में होंगे तो इसलिए आप बेहतर इस चीज़ों को समझ सकते हैं। कुछ दिनों में और वो आएंगी जो इसकी बारीकियां हैं वो सामने। हमारे साथ मुकेश मोहन जी भी हैं जो अर्थशास्त्री हैं। मुकेश जी, आपको लगता है कि अब वो झंझट खत्म हो गया, वो जो तमाम बहस है इसके साथ खत्म हो जाएंगी, अब बहस अब भी बनी रहेंगी, और ये जो स्कीम है क्या इससे सरकार पर कोई बोझ पड़ेगा ज़्यादा? हालांकि सरकार ने अपना अंशदान एनपीएस के मुकाबले इसमें बढ़ाया है तो एक बोझ तो पड़ेगा, लेकिन सरकार वो बोझ झेल सकती है? देखिए सुशील जी, ये जो आपने कहा कि भाई बहस चलेगी या नहीं, मैं कहता हूँ राजनीतिक बहस तो शायद चलती रहेंगी। वो तो किसी भी स्कीम जब भी सरकार लॉन्च करती है तो वो रुकने का नाम नहीं लेती हैं। लेकिन इसके जो ये स्कीम लॉन्च किए हैं, इसके देखिए मेन 5 पिलर हैं, और वो 5 पिलर ये हैं कि भाई एक तो वो कह रहे हैं कि ये पेंशन मिलेगी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। दूसरा है कि फैमिली, अगर कभी किसी एम्प्लॉय की जो एक्स एम्प्लॉय है उसकी कोई डेथ हो जाती है तो जो फैमिली है उसको पेंशन मिलेगी। तीसरा पिलर वो ये है कि मिनिमम एक गारंटी जरूर दी है कि कम से कम 10,000 रुपये तो पेंशन जरूर मिलेगी।
जो फोर्थ फिलर है वो ये है कि महंगाई बढ़ती है और पेंशन अगर सेम रह जाती है तब दिक्कत रहती है, तो इसमें इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो दिया गया है। और फिफ्थ जो इसका पिलर है वो ग्रेचुइटी है। तो मैं समझता हूँ कि ये 5 पिलर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और ये जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, और मैं जी समझता हूँ कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो सरकार ने अनाउंस किया है, लेकिन जैसे उन्होंने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट भी चाहें तो वो इसको अडॉप्ट कर सकती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि काफ़ी कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो आगे आएंगी शायद, और अपने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने इतने दिन सेवा की है, वो भी शायद इस स्कीम को उनको देना जी चाहेंगी। आपने जो बात करी कि इस पर सरकार का बोझ बढ़ेगा या नहीं, देखिए हम बात करते हैं कई बार भाई सरकार हमसे इनकम टैक्स लेती है, और ख़ास तौर से जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता अपना टैक्स बचाने का, कोई खर्चा डालने का। तो वहाँ पर उनको लगता है कि भाई हम इतना टैक्स देते हैं एज एन एम्प्लॉय, लेकिन हमारे लिए सरकार कुछ क्या कर रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर यहाँ कहा है कि अब हम अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो 18.5% कर देते हैं, ताकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जैसे अजय जी बता रहे थे कि भाई उनको जितना मिलता है उतने से तसल्ली है, और जो पक्के में मिल जाए उसके लिए अच्छा है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है नेचुरली वो अपना काम करते हैं, पूरे तन मन धन से सेवा करते हैं सरकार की, हमारे देश के जो जी नागरिक हैं उनकी। अगर उनको ये एक एश्योरेंस मिल जाए कि रिटायर होने के बाद भी सरकार उनका ध्यान रख रही है, उनके जो कंट्रीब्यूशन है उसमें और मदद कर रही है, मिनिमम दे रही है, अगर उनको कुछ हो गया तो उनकी फैमिली का भी ध्यान रखेगी, जी काफ़ी बड़ा कदम मुझे लगता है कि हमें इसका स्वागत करना चाहिए। जी हमारे और साथ मैं तो यहाँ वैल्यू तक कहूँगा सुशील जी कि इसमें आने वाले समय में अगर कुछ जो सरकारी के साथ साथ अगर जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो भी अगर चाहें तो इस तरह की कोई स्कीम लेकर आए तो शायद वो भी बहुत अच्छा रहेगा, खास तौर से एमएसएमई सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए। जी इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है। वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार जी हमारे साथ हैं। धीरेन्द्र जी, आप बाज़ार को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और सरकार भी बाज़ार का जो दबाव है वो जानती है, जो अर्थव्यवस्था पर दबाव बनता है वो जानती है। आपको ये लगता है, पहले तो विश्लेषण की ये स्कीम कैसी है संक्षेप में, और दूसरा क्या आपको लगता है कि इसे निजी कर्मचारियों के लिए, जो देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है या कहीं सबसे ही बड़ा वर्ग है, उसके लिए भी लागू किया जा सकता है जैसे एनपीएस को लागू किया गया है? ये बहुत सारे लोग, क्योंकि सरकारी कर्मचारी को जो फ़ायदा मिलता है तो निजी कर्मचारी कहता है निजी क्षेत्र का कि हमें क्यों नहीं, हमसे भी तो सरकार वसूल करती है उसी अनुपात टैक्स में जी। टैक्स। जी हाँ, जैसा मुकेश मोहन जी ने बताया कि इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के 3-4 पिलर हैं, और अधिकतर सरकारी कर्मचारी का डिमांड यही था, कि निराशा यही थी कि आप सरकारी नौकरी में जब आ जाते हैं तो 2 चीज की निश्चिंतता होती है, आसानी से आपको कोई निकाल नहीं सकता, और रिटायर करने के बाद पेंशन मिलता है, और ऐसा पेंशन मिलता है जो महंगाई के साथ बढ़ता रहता है। और ये जो इसमें जो प्रावधान किया गया है कि कम से कम आपके आखिरी साल के पेंशन आमदनी या जो आपका सैलरी है, बेसिक सैलरी, उसका कम से कम आधा होगा, और वो महंगाई के साथ एडजस्ट होता रहेगा। इन्फ्लेशन प्रूफिंग आप कहिए कि आपके पेंशन का। दूसरा फैमिली पेंशन का प्रावधान है, और कम नौकरी में कम से कम 10,000 रुपए का पेंशन आपको मिलेगा। तो ये सब काफी रीअश्योरिंग है, काफी बड़ा अश्योरेंस है, और लोगों को अश्योरेंस की जरूरत थी। और मुझे लगता है कि एनपीएस की जो शुरुआत हुई थी 1984 में, और एनपीएस को बहुत ही खराब तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। शुरू के 5-6 साल तक तो एनपीएस का पैसा बाजार में लगा ही नहीं। 2004 से 8 तक जब बाजार हमारा 4,000 से बढ़ करके 20,000 हो गया, तब बाजार में पैसा लगा ही नहीं। अभी भी जो सरकारी कर्मचारियों का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जो पैसा लगता है, उसका केवल 15% भाग ही, और इस पूरे दौरान में 4,000 से सेंसेक्स का 80,000 पे चले जाना, और सरकारी कर्मचारी का तनख्वाह का जो एनपीएस में पैसा लगता है वो मात्र 15% लगता है। तो मुझे लगता है कि अगर इसको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट किया जाता तो मुझे लगता है ओल्ड पेंशन सिस्टम की तुलना में ये इतना भारी भरकम रकम होता कि बहुत सारे लोग आज विचार कर रहे होते कि ओल्ड पेंशन सिस्टम के बजाय आप नए पेंशन सिस्टम में जाएं। पुअर एग्जीक्यूशन की वजह से इसका जो फेलियर है, तो मुझे लगता है ये नेक्स्ट बेस्ट थिंग सरकार ने किया है कि एक रीअश्योरेंस जो कि कर्मचारियों के लिए जरूरी है, या कर्मचारियों की मांग थी, इससे ये पूरी हो जाएगी। और मुझे लगता है कि इसमें भी एक अंतर है। लोगों को लग रहा है कि ये सरकार आपको पेंशन दे रही है, ये सेल्फ फंडेड है। सरकार केवल 14% से बढ़ा करके 18% कर रही है, 18.5% कर रही है। और
ये सरकार के लिए लंबा बोझ नहीं होगा और ये बहुत ज़रूरी था। एनपीएस की शुरुआत ही इसलिए हुई थी कि सरकार को अंदेशा था कि भविष्य में हमारे पेंशन का लायबिलिटी इतना ज़्यादा हो जाएगा कि सरकार के लिए कुछ भी काम करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर पैसा आपका तनख्वाह या पेंशन में ही चला जाएगा। ये यहाँ पे अभी भी ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सिस्टम ही है। ये टैक्स पेयर पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं होगा, ये ऑनगोइंग बेसिस पे ये सरकारी खर्चा सरकार इसका प्रावधान करती जाएगी। तो मुझे लगता है ये हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह का एश्योरेंस यहाँ पे लोगों को मिल रहा है और सरकार इसको फंड कर रही है 18% से, और अगर ये कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो इसमें बढ़ाया घटाया जा सकता होगा। क्योंकि आप आज के दिन 30 साल, 35 साल, 40 साल में क्या स्थिति होगी उसका आकलन आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अधिकतर सरकारी कर्मचारी इस यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में स्विच कर जाएंगे। जी, हम सरकारी कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, उनके लिए तो एक इंतज़ाम हो गया। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों का क्या होगा? क्या वो फिर बाज़ार के जोखिम के अधीन ही रहेंगे? बाज़ार ही तय करेगा कि उनको भविष्य में क्या मिले रिटायरमेंट के बाद, या उनके लिए भी कुछ इस तरह का हो सकता है जहां एक तरह की न्यूनतम अश्योरेंस हो? जी हाँ, नहीं, बिल्कुल, सरकारी देखिए, अगर प्राइवेट देखा जाए- एम्प्लॉयज ये मैं धीरेन जी से ये सवाल 1 मिनट पहले पूछता हूँ, फिर आपकी भी राय लेता हूँ। जी। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए भी ये प्रावधान है। आप एनपीएस के मेंबर बन सकते हैं और वहां पे एक आपको खास फायदा मिल रहा है। जब आप 10% लगाते हैं, आपके तनख्वाह का बेसिक का 10% आपके तनख्वाह से कटता है। 14% आपका एम्प्लॉयर, इस साल बजट में 10% से बढ़ा करके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा के 14% कर दिया गया है। और रिटायरमेंट और एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए एक और आज़ादी है। अभी तक सरकारी कर्मचारी के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिफॉल्ट स्कीम है उसमें केवल 15% इक्विटी में लग रहा था। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज में पैसा ये 75% तक अधिकतम हो सकता है और आप अपने पेंशन फंड मैनेजर का चुनाव कर सकते हैं और वहां पे प्रदर्शन काफी जबरदस्त रहा है। और अगर यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति 25-28 साल के उम्र में भी अगर नौकरी शुरू करे, 60 साल पे रिटायर करे और ये पैसा अगर इकट्ठा होता रहे तो एक ऐसी खासी रकम इकट्ठा हो जाएगी। अगर ये 75% रिटायरमेंट के 5-10 साल पहले तक अगर इकट्ठा होता रहे तो क्या लोगों को हैरानी होगी। और ये जो एन्युटी का प्रावधान किया गया है वो बहुत ही मॉडर्न सिस्टम था और एन्युटी में मुझे लगता है कि बड़े बदलाव की जरूरत है। पीएफआरडीए ने एक और बदलाव किया है कि अगर आप 60 साल की उम्र में, जरूरी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर के अधिकतर एम्प्लॉय रिटायर कर जाते हैं, वो उसके बाद भी पार्ट टाइम या फ्रीलांसर के तौर पे वो काम करते रहते हैं। आप अपना एन्युटी खरीदने का जो नियम है वो 60 साल से बढ़ा करके 75 साल तक बढ़ा दिया गया है कि अगर आप नहीं निकालना चाहें तो आपका पैसा काम करता रहेगा। उसके अलावा केवल 40% पैसे का ही आप एन्युटी खरीदना है, बाकी 60%। तो मुझे लगता है कि अभी के डिजाइन में भी ये काफी कारगर है। अगर कोई करे तब तो मुझे लगता है इसके बारे में जानकारी की बड़ी कमी है, इसके एग्जीक्यूशन में बड़ी खामियां रही हैं, खासकर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं शिव गोपाल मिश्रा, जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव हैं। शिव गोपाल जी, जो केंद्र सरकार ने कल ऐलान किया, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि जब तमाम जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं वो इससे अब संतुष्ट होंगे? एनपीएस को लेकर तमाम तरह की शिकायतें थी, कोई एश्योरेंस भी नहीं था एक निश्चित रकम का, अब तो मिल गया है। सुशील जी, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि नेशनल काउंसिल जेसीएम का स्टाफ साइड सेक्रेटरी होने के नाते इस पूरे योजना को हम लोगों ने काफ़ी गहराई से डिस्कशन किया है, नेगोशिएट किया है। हमने संघर्ष भी किया, पूरे 20 साल लड़ाई लड़ी और 23 का पूरा साल संघर्ष किया। हमें खुशी है कि सरकार ने सोमनाथन कमेटी बनाई और उस कमेटी ने हम लोगों से बराबर चर्चा की है। और चर्चा करने में जो हमारी मूल मांग थी कि भाई ओपीएस में जिस तरीके से 50% सैलरी का और उसके ऊपर जो है वो महंगाई राहत मिलती है वो देने का काम किया जाए। हमें खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री ने स्वतः संज्ञान लेते हुए हम लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद में बात ही नहीं की, उन्होंने उसको मानने का काम किया। अभी जैसा दुआ साहब कह रहे थे कि 50% की उनकी जो है वो उन्होंने कहा हम देंगे, हम लोगों ने कहा 60% से कम नहीं होना चाहिए, वो फैमिली पेंशन भी देने का काम किया।
5,000 रुपए का उनका था प्रस्ताव कि हम जो है वो मिनिमम पेंशन देंगे, उसको बढ़ा करके 10,000 करने का काम किया। तो इस तरीके से आप ये देखें कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जिनको कि 1500, 1200, 800 रुपए मिले हैं पेंशन के रूप में, उनके लिए भी जो है वो जो है वो उनको भी यूपीएस में आने पर वही सुविधाएं मिलने का काम होगा। तो सरकार ने एक तरीके से सारी बातों को मानने का काम किया है और 23 लाख कर्मचारी जिनको इसका लाभ मिलना है वो बहुत इस स्कीम से खुश हैं। हमने तो सरकार को भी धन्यवाद दिया है, कल प्रधानमंत्री जी से मिले थे, उनको भी बहुत धन्यवाद दिया है। जी और हमें आशा है कि ये स्कीम आने के बाद में अनिश्चितता का माहौल खत्म हो गया है। दुआ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि सरकारी कर्मचारी स्पेकुलेशन में विश्वास नहीं रखता है, वो कुछ निश्चित चाहता है। तो अब कम से कम लोग रिटायर होंगे तो उनको ये अनिश्चितता नहीं रहेगी मुझे किसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा या किसी के ऊपर सहारा बनना पड़ेगा। वो अपने आप अपना जीवन यापन कर सकेंगे, अपना एक इज्जत के साथ जिंदगी शिव गुजार गोपाल जी, आप सकेंगे। क्योंकि ट्रेड यूनियन से भी संबद्ध हैं तो ये सवाल आपसे पूछना ठीक रहेगा। कांग्रेस ने इसकी आलोचना की है और विपक्षी पार्टियां भी इस स्कीम में पेंच निकाल रही हैं। आपको लगता है कि जो लेफ्ट से लेकर राइट तक तमाम जो संगठन हैं, कर्मचारी संगठन, चाहे वो वामपंथी हों, चाहे कांग्रेस के करीबी हों या चाहे बीजेपी के करीबी हों, सब मान लेंगे इस बात को? क्योंकि पार्टियों के बीच में तो एक राय नहीं दिखी अभी। देखिए, जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो अगर बीजेपी ने इसको किया है तो वो तो उनको इसका विरोध करेंगे ही। लेकिन जहां कर्मचारी और जो लाभार्थियों का सवाल है, वो दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि उनमें 99%, 90% लोग जो है उस योजना से खुश हैं। फिर ऑप्शन भी है इसमें, जिनको नहीं पसंद है वो ना आवे, लेकिन मुझे मालूम है कि 99% सरकारी कर्मचारी इसको ज्वाइन करेगा। अब आप कहते हैं राजनीति की बात, तो सवाल इस बात का है कि इस योजना का, न्यू पेंशन स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन तो कांग्रेस शासन में हुआ, मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ। उस समय जो है वो ये बातें क्यों नहीं हुई? सवाल है कि हमारी केरला में कम्युनिस्ट सरकार है, वो क्यों नहीं ओपीएस के अंदर आ जाते हैं? तो हम इसकी राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं। हम तो जिस सरकार ने हमको ये निश्चित पेंशन देने का, यूनिफाइड पेंशन स्कीम देने का काम किया है, हम उनकी सराहना करते हैं और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी की सराहना करते हैं कि उन्होंने इस विषय पर एक संज्ञान लिया और एक अच्छे तरीके से हमारे सरकारी कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, उनको एक अच्छा जीवन जीने का मौका दी। जी, धीरेन्द्र जी को जाना है ज़रूरी काम से, तो धीरेन्द्र जी से मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। धीरेन्द्र जी, जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं वो क्या करें, किस तरह से वो ऐसी कोई अश्योरेंस उनको लाइफ में मिल जाए 58 और 60 और 65 साल में, उनको क्या करना चाहिए अगर वो इस स्कीम में, यूपीएस में नहीं है, एनपीएस में हैं, तो क्या वो एनपीएस में ही रहें, एनपीएस में ही अधिक से अधिक उन्हें जो प्रावधान है उसके तहत निवेश करना चाहिए? जी हाँ, मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ को कोशिश करना चाहिए कि अगर उनका एम्प्लॉयर उनको एनपीएस इनेबल नहीं का प्रोविजन नहीं है तो उनसे उसकी मांग करनी चाहिए। और 14% जो कर्मचारी, जो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो बिजनेसेस के लिए वो डिडक्टेबल एक्सपेंस है, तो कारोबारी को भी फायदा है। तीसरा कि आप इसमें अधिकतम पैसा 75% तक इक्विटी में लगाइए और लगातार लगाइए, क्योंकि एनपीएस से बेहतरीन कोई और निवेश का विकल्प भारत में नहीं है जो कि बाजार से जुड़ा हुआ है। और इक्विटी में लगाया हुआ पैसा जब आप 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए लगाते हैं तो ये रिस्क खत्म हो जाता है। अगर आप कम समय के लिए पैसा लगाते हैं तो ये बहुत ही रिस्की होता है। और लोगों को इक्विटी के रिस्क के बारे में यही जानकारी है कि आप लगाते हैं और आपका पैसा डूब जाता है क्योंकि आप कम समय के लिए लगाते हैं। तो लंबे समय का नजरिया रखिए, अपने रिटायरमेंट के पैसे से छेड़छाड़ मत कीजिए, विश्वास के साथ लगाइए। रिटायरमेंट के 5-10 साल पहले आप अपने पैसे को धीरे धीरे, और एनपीएस में इसका प्रावधान है, आप बिना किसी पेनल्टी के आप अपने पैसे को इक्विटी से डेट में कर सकते हैं, मेथोडिकल तरीके से कर सकते हैं। और आपके पास एक छोटी रकम से बड़ी पूंजी का इकट्ठा करने का जो काम है, ये एनपीएस के जरिए बेहतरीन तरीके से हो सकता है। और इन निवेशकों के पास और इन सारे कर्मचारियों के पास, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के पास यूपीएस का विकल्प नहीं है। ये तो केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। तो मुझे लगता है कि ये लोगों के लिए अनिवार्य होना चाहिए
कि वो एनपीएस के पार्टनर बने और उसमें अपने नियमित रूप से अपने बचत का योगदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन जी। मेरे साथ बाकी सभी मेहमान हैं इस वक्त इस चर्चा में। एक ब्रेक हम लेते हैं और लौटते हैं इसी खास मुद्दे पर, इस खास चर्चा पर। तो हम आज बात कर रहे हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। केंद्र सरकार ने इस स्कीम को मंजूर कर दिया है और इस स्कीम के ज़रिए अब जो सरकारी कर्मचारी हैं, अभी तो केंद्र सरकार के कर्मचारी क्योंकि उनके लिए ये लागू हुई है, उन सब के लिए रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित रकम का आश्वासन है और वो रकम भी उनकी आखिरी जो मूल वेतन है उसके रिटायरमेंट के ठीक 12 महीने पहले का जो औसत मूल वेतन है उसका 50% होगा। ऊपर से महंगाई दर उसमें और ऐड होगी। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर ख़ास मेहमान हैं अजय दुआ जी हमारे साथ। और अजय दुआ जी, पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि आपने ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा देखा है, आप क्योंकि पुराने कर्मचारी हैं तो आपको मिलती है। आपको लगता है कि जो ये यूपीएस है ये लगभग उसी के आसपास ही होगी? हालांकि आपको अपने दौर में कोई अंशदान नहीं देना पड़ा होगा, अब 10% अंशदान हर आदमी को हर महीने देना है अपने मूल वेतन का। जी, ये सबसे बड़ा जो अंतर है यूपीएस और ओपीएस में ये है कि यूपीएस में 10% देना लाजमी है, अनिवार्य है, पर ओल्ड पेंशन स्कीम में कभी भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय को नहीं देना पड़ता था। एम्प्लॉयर सबका केंद्र सरकार थी, तो केंद्र सरकार जितना भी पैसा लगता था, जो पेंशन के रूल्स थे, जो पेंशन की स्तर फिक्स की हुई थी, उतना देने के लिए केंद्र सरकार को अपनी तरफ से उतना पैसा देना पड़ता था। अब क्या किया गया है, सरकार ने नई पेंशन स्कीम में अपनी तरफ से बिल्कुल डिफाइन कर दिया था। 10% एम्प्लॉय देगा, 10% एम्प्लॉयर देगा, उससे और साथ वो मार्केट लिंक्ड कर दिया गया था, मार्केट में इन्वेस्ट करके। तो बहुत लोगों के मन में ये थोड़ी सी अनिश्चितता जो आ गई थी, उसको पॉलिटिशियंस ने अपने फ़ायदे के लिए प्रयोग किया। कईयों को फ़ायदा हुआ, 5-6 जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं वहाँ पे उन्होंने इतना नए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया। और दुआ साहब, मेरा एक सवाल है, मान लीजिए कोई आदमी वीआरएस लेता है, पहले छोड़ता है नौकरी, तो उसको किस तरह से पेंशन मिलेगी? आपके टाइम पर अगर कोई नौकरी से पहले छोड़ दे नौकरी, या नौकरी उसकी ख़त्म हो जाए पहले ही, तो उसको पेंशन का प्रावधान क्या होता था ओल्ड पेंशन स्कीम में? मिनिमम न्यूनतम नौकरी करना उस टाइम भी अनिवार्य था। आप ये नहीं कि मैंने 5 साल नौकरी की है, उसके बाद मैंने सरकारी नौकरी छोड़ दी, मुझे पेंशन मिलेगी, नहीं। उनका न्यूनतम पहले भी सरकार ने 10 साल फिक्स किया हुआ, पहले तो 15 साल होता था। ये शुरुआत 20 से हुई थी, 20 से 15 किया। तो अब सरकार ने इस जो नया यूपीएस किया है उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया है 10 साल के बाद आपको 10,000 रुपये न्यूनतम पेंशन अवश्य मिलेगी। एक ये सरकार ने तो ये कितने वर्ष नौकरी चाहिए उसके अंदर थोड़ा सुधार लाया है। दूसरा, फैमिली पेंशन जो पहले 50% पे ही थे, तो वो अब 50% से बढ़ा के 60% कर दी गई है। तो मैं कहूँगा कि यूपीएस में कुछ फ़ायदे ज़रूर हैं, पर उसके साथ साथ जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो जो 10% आ गया है, उससे वो यूपीएस के में शायद उसको फ़ायदा ज़्यादा था। इसीलिए आज जो मैंने आपके कार्यक्रम पे ही सुना कि किसी राजकीय कांग्रेस पार्टी के ही अध्यक्ष जी का ये डिमांड है कि वो तो हम अगर आ गए सत्ता में, या उनके हुकूमती से कोई बोला कि हम फिर ओल्ड पेंशन स्कीम ले आएंगे, वो उसका मूल जिसे कहेंगे अंतर है, एक जो 10% एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी को काटा
चाहें। जी, हमारे साथ मुकेश मोहन जी भी हैं, आप अर्थशास्त्री भी हैं और आप एमएसएमई सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं करीबी से। एमएसएमई सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बड़े कंपनीज बड़े उसके मुकाबले, और उसके पास एक निश्चित रकम रिटायरमेंट के बाद तो छोड़िए, नौकरी के दौरान भी कई बार उसका आश्वासन नहीं होता है। इस सेक्टर के लिए आप किस तरह का एश्योरेंस चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसा करे जिससे उनके अंदर भी एक विश्वास आए कि अगर उनकी नौकरी कुछ साल बाद जाती है तो उनके हाथ में कम से कम अपनी रोजी रोटी के लिए एक न्यूनतम आय हो या पेंशन हो? जी बिल्कुल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सब ये सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको अगर टोटल हम करें तो जैसे आपने बताया कि करीब 23 लैक्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, और अगर सब स्टेट गवर्नमेंट भी मान गई तो 90 लैक्स के करीब ये जो कर्मचारी हैं वो कवर होते हैं। अगर हम देखें केवल एमएसएमई सेक्टर में तो 11 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं इस एमएसएमई सेक्टर में। और एमएसएमई सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, यानी इन जो एम्प्लॉयज हैं और जो उनके प्रमोटर हैं, उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में जो है वो 1/3 से भी ज्यादा है। जब एक एमएसएमई सेक्टर एक देश को विकसित बनाने में, जो हमारा जो विजन है विकासशील देश का, उसको बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो प्रमोटर्स हैं और जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी सरकार को शायद कुछ ऐसा जो पेंशन स्कीम है वो जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि जो इसमें कंडीशन रख दें, मतलब ये डिबेट का एक इशू हो सकता है कि क्या क्या कंडीशन हो, पर अगर सरकार, मैं समझता हूँ कि इन एम्प्लॉयज के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में है उनके लिए भी उनके कंट्रीब्यूशन के साथ 18.5% ना करे, कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कुछ कम कर दें, ताकि इन एम्प्लॉयज को लगे, या जो प्रमोटर्स हैं, आज क्या होता है कि एक प्रमोटर है अपना पूरा पैसा लगा देता है बिजनेस में, पूरी अपनी जो एसेट है वो सब कुछ मॉर्गेज कर देता है बैंक में, उसके पास कुछ नहीं बचता है। कल अगर वो किसी जाने अनजाने कारण से, और अनजाने कारण ऐसे भी होते हैं कि कई बार इन एमएसएमईज का पैसा जो है वो फंस जाता है दूसरे बड़े लार्ज कॉर्पोरेट में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, कोई लिटिगेशन हो जाता है, डिलेड पेमेंट की समस्या हो जाती है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज काफ़ी प्रयत्न कर रही है। एमएसएमई एक्ट में मैं समझता हूँ बहुत जल्द चेंजेस भी आने वाले हैं, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजल्यूशन सिस्टम भी शुरू होने वाला है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई कारण ऐसा होता है कि जब अकाउंट एनपी हो जाता है, उनका घर बिक जाता है, उनका ऑफिस फैक्ट्री सब बिक जाती हैं, वो सड़क पर आ जाते हैं, उनके पास अपने परिवार को, अपने बच्चों को पालने के लिए पैसे नहीं बचते। मुझे लगता है कि इन लोगों का ध्यान रखना भी शायद बहुत ही जरूरी अब हो गया है। तो कोई ना कोई ऐसी स्कीम जरूर सरकार को शायद ऐसी लॉन्च करनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी भी हमारे देश के ही नागरिक हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, जो उनके प्रमोटर हैं, मैं समझता हूं कि जो, जैसे मैंने कहा, 1/3 से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में, उनका भी भविष्य देखना, उनके परिवार का भविष्य देखना, शायद ये भी सरकार को थोड़ा इस विषय में सोचना चाहिए। और हमारी सरकार से विनती है, काफ़ी सारी स्कीम लेकर आई है सरकार, बहुत सारी इन एमएसएमई सेक्टर के लिए, लेकिन जब अगर वो रिटायर होते हैं उनके एम्प्लॉय, या अगर किसी एमएसएमई को कोई समस्या हो जाती है, बिजनेस बिल्कुल उनका बंद हो जाता है, उस समय पर अगर इस तरह की कोई गारंटेड एक एश्योरेंस दे दिया जाए उनको, 10,000, 20,000, 50,000, जो भी इस तरह के जो डिस्कशन हो, उसके बाद एक अमाउंट निकल कर आए, उसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन हो, सरकार का भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो, मैं समझता हूँ इससे जो विश्वास बढ़ेगा इन स्टार्टअप्स का, एमएसएमईज का, ताकि वो और ज़्यादा रिस्क लेकर, जैसे अजय सर बता रहे थे कि भाई हम लोग जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो रिस्क ज़्यादा लेते नहीं है, बट ये जो सरकारी जो कर्मचारी के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं वो तो पूरा रिस्क लेकर ही काम करते हैं। जो प्रमोटर्स हैं वो पूरा रिस्क लेकर अपनी पूरी पूंजी, अपना पूरा एसेट लायबिलिटीज, अपना पूरा परिवार का समझिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। जो इनके एम्प्लॉयज हैं वहां पर भी कोई जो गारंटी है, जैसे अभी वो बता रहे थे एक और वक्ता कि भाई जब सरकारी नौकरी कोई ज्वाइन करता है तो उसको सबसे बड़ी तो गारंटी एक यही मिलती है कि भाई अब चलो नौकरी पक्की हो गई, अब कोई नौकरी से हमें निकाल नहीं सकता भाई आराम से। यहाँ प्राइवेट सेक्टर में वो एश्योरेंस भी नहीं है। कभी भी किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आज कोई ज्वाइन करता है, कल उसको निकाला जा सकता है किसी भी समय पर। कई बार हमने देखा बहुत सारी वीडियो, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो निकाल दिया जाता है, कुछ और कारण है निकाल दिया जाता है। कोई जॉब सिक्योरिटी भी उतनी नहीं है जितनी गवर्नमेंट जॉब्स में है। तो मैं समझता हूँ कि उनका भविष्य देखने के लिए अगर प्राइवेट सेक्टर के जो प्रमोटर्स हैं और जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी कुछ इस तरह की स्कीम का प्रावधान सरकार को बहुत जल्द लेकर आना चाहिए। जी बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है क्योंकि देश के योगदान, देश के विकास में सबका योगदान है और सबकी अलग अपनी एक अलग अलग भूमिका है, किसी की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। एक और जो बड़ी चर्चा होती है वो ये कि किसी को रिटायरमेंट पर कितना पैसा मिलेगा।
अजय दुआ जी, आप इतने सरकार में रहे हैं बड़े पदों पर, अगर हम उदाहरण के तौर पर दो स्तर की ही बात करें, एक स्तर मान लीजिए एक सेक्रेटरी लेवल पर कोई आदमी रिटायर होता है, तो वो अगर रिटायर होता है आज और उसने यूपीएस लिया है तो उसको कितनी पेंशन मिलेगी? अगर हम मोटा मोटा अंदाज़ा लगाएं, उसकी बेसिक पे कितनी होती होगी, उसको पेंशन कितनी मिलेगी, अगर हम महंगाई उसमें अभी न जोड़ें, महंगाई उसके ऊपर हो तो? हाँ, अगर अंदाजा न ले रहा हूँ जी, जी। को कारण सचिव की लेवल पे भी कितने कितने साल नौकरी की है, हर साल बढ़ती है। अगर मैं औसत ले रहा हूँ, अगर 2.5 लाख रुपया उनका सैलरी गिना जाए तो आप बेसिक पे बात कर रहे हैं, 2.5 लाख रुपए मूल वेतन? नहीं, कंबाइंड मैं कंबाइंड। ले रहा हूँ। कारण वो जो उनका कंबाइंड सैलरी है, शुरुआत वैसे ही होती है कि उसका 50%, 1.25 लाख रुपए आपकी पक्की सैलरी हो जाती है। और उसके बाद जो महंगाई भत्ता है, जो भत्ता इसको ऊपर मिलेगा, वो सरकार में आपको जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, अंदाजन 2 या 3 बारी साल में 4% और अधिक मिल जाएगा। मतलब 12% अगर वो आ गया, 1.25 लाख वो हुआ शुरुआत में। मैं इसमें एक सवाल आपको इसलिए रोक रहा हूं कि मूल वेतन का सरकार ने 50% कहा है, तो मूल वेतन कितना होगा? अगर 2.5 लाख कुल पैसा मिलता है तो मूल वेतन इसमें कितना हिस्सा होता है? मूल वेतन एक 1.25 लाख के करीब जी। तो 1.25 लाख का आधा हमको गिनना चाहिए, इसका मतलब 50% के लिए? जी हाँ, बट क्या होता है, शुरुआत में ही ये सरकार का जो टोटल सैलरी जितनी सरकार दे रही है उसका 50% पेंशन मिलता है। क्यों? उसके अंदर डीए इंक्लूडेड उनको आज भी मिल रहा था, और वो डीए सरकार उसका 50%, क्योंकि सैलरी 50% हो गया और पेंशन सब 50% हो गई, तो आपको 50% डीए उसी टाइम मिल जाता है जी। वो मैं जो 4% की बात कर रहा हूँ, 2 या 3 बारी मिलता है, वो सरकार में उसके अलावा होगा जी। तो 1.25 लाख सैलरी, 1.25 लाख होना तो बिल्कुल पक्का है जी। जी। और मान लीजिए कोई, अगर हम मध्यम दर्जे पर जाएं, कोई सेक्शन ऑफिसर रिटायर होता है, तो तब कितनी उसको पेंशन मिलेगी? लोग ये जानना चाहेंगे कि शुरुआत में कहीं नौकरी शुरू करते हैं, एक पद पर जाकर रिटायर होते हैं, तो उसको कितनी पेंशन की उम्मीद करनी चाहिए? आप सेक्शन ऑफिसर बिल्कुल जूनियर नहीं होते जी, उसके नीचे असिस्टेंट, क्लार्क वगैरह और होते हैं। सेक्शन ऑफिसर जूनियर मोस्ट अफसर होता है। कोई रिटायरमेंट पर क्लरिकल ग्रेड का सेक्शन ऑफिसर तक पहुंच जाता है? हाँ, कुछ पहुंच जाते हैं जी अवश्य, बट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी सेक्शन ऑफिसर का होता है। वो वही फर्स्ट लेवल ऑफ डेस्क ऑफिसर सेक्शन ऑफिसर ही होते हैं। उनको भी लाख रुपया के करीब टोटल मिलता है, तो 50,000, 40 से 50,000 के बीच में पेंशन जरूर मिल जाती है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान मेरे साथ बने रहें। ये मैंने इसलिए पूछा कि एक अंदाज़ा लोगों को हो जाए, क्योंकि आंकड़े जब बहुत सारे आते हैं तो लोगों को ये पता नहीं होता है कि फ़लाँ जो अफसर है रिटायर हुआ है या कर्मचारी कोई रिटायर हुआ है तो उसको कितनी पेंशन मिलेगी। तो एक तरह का अंदाज़ा इससे आता है। ये चर्चा हमारी जारी है, और इसलिए भी जारी है कि सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही नहीं हैं, करोड़ों लोगों का इस देश के विकास में योगदान है, उनका हिस्सा बनता है। उन पर भी बात करेंगे। लौटते हैं छोटे ब्रेक के बाद। हम लोग में हम बात कर रहे हैं यूपीएस की, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। क्या इससे पेंशन की टेंशन खत्म हो गई है? हालांकि राजनीतिक दलों की बात करें तो कांग्रेस इससे अब भी सहमत नहीं है। उसका कहना है कि यूपीएस में यू जो है वो यू टर्न के लिए है। लेकिन ये सियासत है, और क्या जब ये पेंशन लागू होगी तो उसके बाद जो
वामपंथी ट्रेड यूनियन है, उससे जुड़े कर्मचारी भी, चाहे वो बीजेपी से जुड़े कर्मचारी हों या फिर कांग्रेस से जुड़े कर्मचारी हों, सब क्या इसके लिए तैयार होंगे? इस पर बात करने के लिए दो मेहमान मेरे साथ हैं। अजय दुआ हैं, पूर्व सचिव केंद्र सरकार में, और मुकेश मोहन हैं, अर्थशास्त्री और एमएसएमई इंडस्ट्री से भी जुड़े रहे हैं। मुकेश जी, मेरा आपसे फिर सवाल, हम जब बात करते हैं देश के विकास की तो योगदान सबका है, और एमएसएमई सेक्टर इतना फैला हुआ, इतना विस्तृत सेक्टर है, और उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए सबसे कम आश्वासन है। उनके लिए सबसे कम आश्वासन है, तो क्या आपको लगता है किया जाना चाहिए? सरकार से आपने बात की होगी, आप चर्चा करते होंगे, लेकिन अगर एक आम आदमी की जो एमएसएमई सेक्टर से जुड़ा है, सूक्ष्म मंझौला उद्योग, मध्यम दर्जे का जो उद्योग है, जिसके पीछे कोई दीवार भी नहीं होती जिसको उसे सहारा मिल सके, कोई आर्थिक इस तरह का सहारा हो, तो उसके दिल में क्या बात होती है? वो क्या चाहता है अपने लिए? सरकार उसके लिए क्या करे? देखिए सर, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा इच्छाएं शायद नहीं हैं जो एमएसएमई सेक्टर है उनकी, क्योंकि लोन्स की और तरह तरह तमाम जो स्कीम्स हैं वो सरकार लॉन्च करती है। बट जब कोई यूनिट अगर कोई डिफॉल्ट में आ जाती है, किसी यूनिट को बंद करना पड़ता है, उसके प्रमोटर के पास, जैसे मैंने कहा, कोई ऑप्शन नहीं होता। इसी तरह जो एम्प्लॉयज़ हैं, जब मैं अभी देख रहा था ब्रेक के दौरान, तो मैंने देखा कि जो 2.5 लाख रुपए अजय सर जो बता रहे थे कि टोटल सैलरी एक सेक्रेटरी लेवल की है या चीफ सेक्रेटरी की है, वो शायद बेसिक सैलरी ही है। जो भी डीए है या उनका कार है या इलेक्ट्रिसिटी है, वो जो एडिशनल फैसिलिटीज हैं वो अलग हैं। तो जो उनका कहना था कि 2.5 लाख रुपए का 50% मिलेगा, मैं समझता हूँ कि क्योंकि वो बेसिक सैलरी, जितना मैं देख पाया, वो बेसिक सैलरी ही है एक सेक्रेटरी लेवल पर। तो यहाँ 1.25 लाख रुपए मिल गया, और फिर डियरनेस अलाउंस अलग से, डीए वगैरह सब मिला, महंगाई का जो भी इंडेक्सेशन हुआ वो। लेकिन जो एक प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है कोई 20,000, 25,000, 50,000, 30,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, जब उसका रिटायरमेंट होता है या 10 साल बाद उसको किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया जाए या कोई और ऐसा कारण हो जाए, उसकी कोई डेथ हो जाए, उस समय जो ये प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है। अच्छा, कुछ स्कीम अनाउंस हुई भी हैं, जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फ्रेमवर्क इशू किया था मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। उन्होंने कहा था कि भाई देखिए, जो भी एमएसएमई यूनिट हैं, उन्होंने अगर कोई लोन लिया और वो लोन में कोई डिफॉल्ट हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, बस लेते हैं, एक सिक्योरिटेशन एक्ट है, उसमें जाकर उनकी जो एसेट्स हैं उनका कब्जा लेते हैं, उनको बेच देते हैं, उनको एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद उसके पास ना किसी और लोन लेने की कोई गुंजाइश रहती, ना सरकार, ना सोसाइटी में कोई उसकी इज्जत रहती। तो सरकार और रिजर्व बैंक दोनों एक स्कीम लेकर आए थे, उसका नाम था फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ एमएसएमई। यानी भाई पहले उसको मौका तो दो, उसको देखो तो कि उसका किस कारण से उसका जो यूनिट है वो एनपीए हुआ, किस कारण से उसको समस्याएं हुई। पहले आप रिवाइवल की कोशिश करो, रिहेबिलिटेशन की कोशिश करो, अगर बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं है कोई रिवाइव होने का, तब आप उस पर कोई रिकवरी का एक्शन लीजिए, क्योंकि ये भी पब्लिक मनी है। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरह से हो ही नहीं पाया। अब 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बेहतरीन एक ऑर्डर किया, और उन्होंने कहा कि अब अगर कोई एमएसएमई है वो अपने से अप्लाई भी नहीं करते रिवाइवल रिहेबिलिटेशन के लिए, तब भी ये बैंकों की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया एक नोटिफिकेशन, या फिर रिजर्व बैंक ने एक नोटिफिकेशन दिया, वो मैंडेटरी है, वो डायरेक्टरी नहीं है। अगर ये दोनों रेगुलेटर और सरकार अगर कोई बैंक्स को कह रही है कि भाई तुम ऐसा करो, तो उनको करना पड़ेगा। तो चाहे एमएसएमई मांगे या ना मांगे, और उसको उसकी जानकारी है या नहीं, आप पहले कोशिश करो कि उसको रिवाइवल करो, उसका रिहेबिलिटेशन करो। भाई अगर बिल्कुल कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तब अपने पैसे की रिकवरी करने की तरफ आगे बढ़ो। तो इस तरह की जो स्कीम्स हैं, इनके बारे में कई बार एमएसएमई को पता भी नहीं होता। लेकिन फिर बात यही है, हम भी देखिए, हमें भी सरकार में, मुझे तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने घर पर एक 7-8 लोगों के ग्रुप में बुलाकर हमसे करीब 3.5 घंटे तक चर्चा की इसी टॉपिक पर कि इकोनॉमी में क्या और करना चाहिए। हमने काफी सजेशन दिए। प्री बजट कंसल्टेशन में भी हम लोगों को मुकेश जी, बुलाया जाता है। बिल्कुल आपको अब इसलिए टोक रहा हूँ कि मेरे पास बस 1 मिनट बचा है। अजय जी, आपसे मैं फाइनल कमेंट कहूँगा, आपको लगता है कि ये स्कीम बिल्कुल कामयाब होने वाली है, और अब इसके साथ ही जो तमाम सवाल हैं पेंशन को लेकर के वो ख़त्म हो जाएंगे, ख़ास तौर पर सरकारी कर्मचारियों के? मुझे लगता है कि बहुत लोग इस योजना को स्वीकारेंगे, मतलब वो उसके पहले से स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी, वो मान लेंगे। पर इसके ऊपर थोड़ा पॉलिटिक्स चलता रहेगा जी, क्योंकि
पुराना जो स्कीम था बिल्कुल जो ओपीएस स्कीम था वो इसकी तुलना में थोड़ा अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे 10% जो उनका एम्प्लॉयज का अंशदान जो है वो एम्प्लॉयज़ को नहीं देना पड़ता था और यही सबसे बड़ी बात थी और इसीलिए ओपीएस के लिए इतनी ज़्यादा सियासी जंग भी रही और उसके लिए इतने मोर्चे भी निकले। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका भी और मुकेश जी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, और बाकी हमारे दो खास मेहमान भी जो कुछ देर पहले हमारे साथ थे। तो यूपीएस पर अभी इतनी ही चर्चा। पेंशन की टेंशन क्या इसके साथ ख़त्म हो गई? लग तो रहा है, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं। देखना आने वाले दिनों में किस तरह से ये पूरा मुद्दा आगे बढ़ता है। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ये त्यौहार के सीज़न से पहले सौगात तो है ही। हम लोग में अभी इतना ही। बहुत बहुत